नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑल एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 129 यानी अर्थशास्त्र का शिक्षण शास्त्र विषय के सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपनी तैयारी को पक्का बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और दोस्तों, ये प्रश्न जून 2018, दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में पूछा जा चुका है। मतलब है सवाल बहुत बहुत जरूरी है, इसे तो बिल्कुल रट लेना है। और इसका सीधा सा जवाब है मेरे प्यारे साथियों कि ये महत्वपूर्ण पुस्तक एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। याद रखिए, गाइडम स्मिथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, एकीकृत पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, ये भी जून 2018, दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में रिपीट हुआ है, तो इसकी परिभाषा को भी अच्छे से समझ लीजिए। एकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब होता है जब हम 2 या 2 से ज्यादा विषय क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर पढ़ाते हैं या एक साथ सम्मिलित करते हैं, तो उसे ही एकीकृत पाठ्यक्रम कहते हैं। इससे पढ़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प और समझने में आसान हो जाती है। अब आता है प्रश्न 3, संप्रत्यय मानचित्रण का अर्थ लिखिए। और ये भी जून 2018, दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में पूछा गया है, तो इसकी भी तैयारी पक्की कर लीजिए। संप्रत्यय मानचित्रण यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के बीच के सार्थक और तार्किक संबंधों को दिखाने का एक तरीका है। इससे हमें चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, शिक्षा के क्षेत्र में योजना विधि के जन्मदाता कौन है? और ये भी जून 2018, दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में आ चुका है, तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में योजना विधि के जन्मदाता हैं ड्यूवी के अनुयायी किलपैट्रिक। जी हां, किलपैट्रिक। प्रश्न 5, आधुनिक संचार माध्यम के कोई 4 उदाहरण लिखिए। ये भी जून 2018, दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में रिपीट हुआ है। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन नंबर पूरे दिला सकता है। आधुनिक संचार माध्यमों के 4 प्रमुख उदाहरण हैं दोस्तों, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट। ये सभी सूचना को तेजी से फैलाने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं, तो हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसे डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी सफलता की तैयारी आज ही शुरू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? और ये भी जून 2018, दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में पूछा गया है, तो इस कथन को और इसके प्रणेता को याद रखना है। ये महत्वपूर्ण कथन मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है शिक्षाविद वेस्ली द्वारा दिया गया है। ये मूल्यांकन की समग्रता को बहुत अच्छे से दर्शाता है। प्रश्न 7, रेखाचित्र का प्रयोग कब किया जाता है? और ये भी जून 2018, दिसंबर 2020 और जून दिसंबर 2020 में आया है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। रेखाचित्र का प्रयोग दोस्तों किसी भी आर्थिक गतिविधि की प्रवृत्ति यानी ट्रेंड या उसमें हो रहे बदलावों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए किया जाता है। इससे डेटा को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब आता है प्रश्न 8, अर्थशास्त्र के किसी प्रकरण के ज्ञान की जांच के लिए 4 परीक्षण पदों का निर्माण कीजिए। और दोस्तों, ये प्रश्न जून 2019, जून 2022 और जून 2023 में आया है। मतलब ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की जांच के लिए हम कई तरह के परीक्षण पद बना सकते हैं, जैसे कि सत्य प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न और सरल प्रत्यास्मरण वाले प्रश्न। ये सभी छात्रों की समझ को परखने में मदद करते हैं। प्रश्न 9, अर्थशास्त्र के एकीकृत पाठ्यक्रम से आपका क्या आशय है? और ये भी जून 2019, जून 2022 और जून 2023 में पूछा गया है, तो इसकी परिभाषा को फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एकीकृत पाठ्यक्रम का सीधा सा मतलब
हैजब हम 2 या 2 से ज्यादा विषय क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर पढ़ाते हैं। इससे ज्ञान की समग्रता विकसित होती है और छात्र विषयों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं। प्रश्न 10, अर्थशास्त्र परिषद की विभिन्न गतिविधियां लिखिए और ये भी जून 2022 और जून 2023 में आया है, तो इसकी गतिविधियों को ध्यान से सुनिए। अर्थशास्त्र परिषद कई महत्वपूर्ण गतिविधियां करती है, जैसे कि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करना, बुलेटिन बोर्ड का रखरखाव करना और समाज सेवा के कार्यों की योजना बनाना। ये सभी छात्रों को अर्थशास्त्र से जोड़ने में मदद करते हैं। प्रश्न 11, अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण के विज्ञान के रूप में परिभाषित कीजिए और ये भी जून 2022 और जून 2023 में पूछा गया है, तो इस परिभाषा को भी अच्छे से समझ लीजिए। ये विचारधारा मेरे दोस्तों मानव कल्याण को सबसे ऊपर मानती है। इसमें धन को सिर्फ एक साधन माना जाता है जिससे हम मानव कल्याण को प्राप्त कर सकें। बहुत ही गहरी बात है ये। प्रश्न 12, एक अर्थशास्त्र शिक्षक के कार्य क्या है, और ये भी जून 2022 और जून 2023 में आया है, तो एक शिक्षक के तौर पर आपके क्या क्या कर्तव्य हैं जानना बहुत जरूरी है। एक अर्थशास्त्र शिक्षक के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि शिक्षण करना, पाठों की योजना बनाना, कक्षाओं का संगठन करना, छात्रों का पर्यवेक्षण करना, उनका मूल्यांकन करना और जरूरी प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स तैयार करना। ये सभी एक सफल शिक्षक के गुण हैं। प्रश्न 13, कक्षा कक्ष में अर्थशास्त्र शिक्षण में संप्रत्यय मानचित्रण के कोई 2 लाभ लिखिए, और ये भी जून 2022 और जून 2023 में पूछा गया है, तो इसके फायदे क्या हैं जानना जरूरी है। संप्रत्यय मानचित्रण के 2 बड़े लाभ हैं दोस्तों। पहला, इससे छात्र के सोचने समझने की शक्ति और विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के बीच के संबंध सामने आते हैं, जिससे उनकी सृजनात्मकता बढ़ती है, और दूसरा, इससे उन्हें विभिन्न संप्रत्ययों की गहराई से समझ विकसित होती है। ये बहुत ही असरदार तरीका है। प्रश्न 14, अर्थशास्त्र शिक्षण में विचार विमर्श विधि के कोई 4 दोष लिखिए, और ये भी जून 2022 और जून 2023 में रिपीट हुआ है, तो इसके नुकसान भी जान लेते हैं। विचार विमर्श विधि के कुछ दोष ये हैं दोस्तों कि इसमें कक्षा अपने विषय से भटक सकती है, विद्यार्थियों में कभी कभी आवेश आ सकता है, कुछ ही छात्रों का प्रभुत्व हो सकता है, और यह एक ज्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया भी है, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। प्रश्न 15, आवर वर्किंग वर्ल्ड पुस्तक के रचयिता का नाम लिखें, और दोस्तों ये प्रश्न जून 2017 में पूछा गया था, तो इस किताब के लेखक का नाम याद रखिए। इस महत्वपूर्ण पुस्तक आवर वर्किंग वर्ल्ड के रचयिता हैं सनेश। जी हाँ, सनेश। और हाँ दोस्तों, आल्ध्रो एकेडमी पर आपको सिर्फ BED 129 ही नहीं, बल्कि BED 115, BED 117, BED 118, BED 120, BED 121, BED 122, BED 123, BED 125, BED 125, BED 126, BED 127, BED 128 और BED 132 जैसे सभी विषयों के प्रीमियम, इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी पूरी तैयारी के लिए अभी चेक करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। योजना विधि के पद का नाम लिखें, और ये भी जून 2017 में आया है, तो इसके स्टेप्स क्या हैं जान लीजिए। योजना विधि के मुख्य पद हैं दोस्तों, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण करना, फिर आयोजन करना, उसके बाद क्रियान्वयन करना और अंत में मूल्यांकन करना। ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। प्रश्न 17, एडुसाट क्या है, और ये भी जून 2017 में पूछा गया था, तो ये एडुसाट क्या भला है, आइए समझते हैं। एडुसाट द पे ओ की मात्रा आधा स त पे ओ की मात्रा पे अन की मात्रा भ पे आ की मात्रा र त द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित एक उपग्रह है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना है। ये शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद करता है। प्रश्न 18, विद्यालय से बाहर की दुनिया विचार का प्रतिपादक कौन है, और ये भी जून 2017 में आया है। ये बहुत ही दिलचस्प विचार है। टॉल्स्टॉय ने बच्चे के लिए विद्यालय से बाहर की दुनिया के विचार का प्रतिपादन किया है। उनका मानना था कि बच्चे को सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से भी सीखना चाहिए। प्रश्न 19,
शिक्षा में योजना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, और ये भी जून 2017 में पूछा गया था। तो इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। शिक्षा में योजना विधि के जन्मदाता ड्यूवी हैं और उनके ही अनुयायी किलपैट्रिक ने इसे परिभाषित किया था। तो दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं। और अब है हमारा आखिरी प्रश्न 20, विचार विमर्शी चिंतन किस विधि से संबंधित है, और ये भी जून 2017 में आया है। तो इसका संबंध किस विधि से है ये जानना जरूरी है। विचार विमर्शी चिंतन मुख्य रूप से समस्या समाधान विधि से संबंधित है दोस्तों। इसमें जॉन ड्यूवी का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम किसी समस्या पर विचार विमर्श करके ही उसका समाधान निकालते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे BED 129 अर्थशास्त्र का शिक्षण शास्त्र के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। अपनी परीक्षा के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।